सिमनिया पहलाग, देवभूमि उत्तराखंड जो दिखने में और सुनने में बहुत ही खूबसूरत और प्रॉस्पेरस नज़र आती है और खूबसूरत है भी। लेकिन इस समय वाक़ई उत्तराखंड प्रदेश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं, वो उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं, जो राज्य को सिर्फ़ राज्य नहीं, ज़िम्मेदारी समझते हैं और हर एक सामाजिक मुद्दे पर मुखर रूप से अपनी बात रखते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है अनूप नौटियाल सर का। बहुत कैसे हैं बहुत सर? शुक्रिया आकांक्षा कि आज आपसे जो है बातचीत करने का मौका मिल रहा है। प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। सर सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे उत्तराखंड को आप बहुत नज़दीक से समझते हैं, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, हर तरीके से। तो जैसे अगर मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ या मैं देहरादून से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, तो अगर आप उनको उत्तराखंड की 2 लाइन में कुछ बताना चाहें उत्तराखंड के बारे में, तो कैसे समझाएँगे? मैं यही कहूँगा भाई, उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट और इसको बड़े सरल तरीके से यही कहेंगे भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट और लोग बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं और जो पूरे राज्य की जो वाइब है या जो फ़िज़ा है वो प्रकृति के इर्द गिर्द है। तो यही एक दो तीन जो कीवर्ड्स हैं, ऑफ कोर्स ठीक है, चैलेंज वैलेंज अभी साइड में हम कर देते हैं, बट जो जो बिग पिक्चर है, जो जो इसका मूल स्वरूप है प्रदेश का, वो तो मुझे लगता है यही सबसे एक सरल, सुलभ, सुगम, सिंपल, इजी वे टू डिस्क्राइब आवर स्टेट। तो अगर हमें अपनी स्टेट को somebody in तमिलनाडु और somebody in बंगाल और elsewhere और इवन आउटसाइड द कंट्री हमें डिस्क्राइब करना हो, तो एक हिमालयन स्टेट है, क्योंकि हिमालयस एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई स्वीडन में भी रहता है या कोई यूरोप में भी रहता है तो वो हिमालय से रिलेट करता है। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड से। सर जैसे देहरादून पहले क्लीन रिटायरमेंट सिटी के नाम से जानते थे सब, कि सब आके सबको ये लगता था कि अब देहरादून में ही बसेंगे। और इस समय हर किसी को ये बात पता भी नहीं है, पर देहरादून बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अगर वो आप आम जनता को वो क्राइसिस अगर समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? मतलब क्या बेसिक क्राइसिस है इस समय? देखिए, क्राइसिस पर आने से पहले आकांक्षा, अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं तो देखिए, सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन कई शहरों की, कई राज्यों की, कई देश में आपकी एक आइडेंटिटी होती है ना, आपकी एक पहचान होती है। तो देहरादून शहर के साथ में एक एक्सप्रेशन बहुत वर्षों से, दशकों से जुड़ा रहा है कि अ सिटी ऑफ, जिसे कहते हैं, ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेस। तो यहाँ पे लोग रिटायरमेंट के बाद में सुकून की तलाश में आते थे। ये आपको भी पता है, ऑफ कोर्स आप मेरे से बहुत यंग हो, लेकिन आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है कि एक एक एजुकेशन के लिए एक सिटी जानी जाती थी और विशेष तौर पर स्कूल्स के लिए अपनी जानी जाती थी। और यहाँ के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत वर्षों से, दशकों से बड़े मशहूर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी आप देहरादून शहर का नाम लें तो फ़ौज का आपके जहन में, एक मैं कुछ कुछ जो जो मार्कर्स हैं शहर के, अब फ़ौज हो गया, बिकॉज ऑफ आईएमए हो गया, एफआरआई हो गया। फिर एक ज़माने में भाई आप यहाँ पर, यहाँ की चाय, है ना, चावल, बासमती का चावल, तो ये सब यहाँ के पुराने मार्कर्स थे। तो आई थिंक हमें वहाँ से अगर हम इसको शुरू करें, और ऑफ कोर्स हम उससे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे ना जाएं, तो अगर हम ये भी 70, 80, 90 के दशक की बात करें, और फिर आपको पता है कि भाई राज्य गठन होता है, 25 साल पहले होता है, उत्तराखंड राजधानी बनती है। और ऑफ कोर्स फिर वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है कि भाई आज तक 25 सालों में उत्तराखंड राज्य को राजधानी नहीं मिली और देहरादून आज भी जो है अघोषित राजधानी है, एक नकली राजधानी है, और तमाम वो बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट या इस पृष्ठभूमि के आलोक में जो आपका पिन पॉइंटेड सवाल है, क्राइसिस, अब क्राइसिस, भाई क्राइसिस क्या बोलें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अगर हम एक आम व्यक्ति के नज़रिए से देखें तो एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो वो ट्रैफिक की मार में अपने आप को पाता है, जूझता है। और ये जो ट्रैफिक का जो मेनेस है, ये जो प्रॉब्लम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आप, ये पिछले कुछ वर्षों में उभर करके आई है। ये इतना नेचुरली इतना बुरा नहीं था। तो भाई जब आपकी इतनी सारी गाड़ियां बिक रही हैं तो वो भी फिर अपने आप में एक कुछ नए सवालों को जन्म देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, तो हम उस पर और चर्चा कर सकते हैं। जैसे इस धनतेरस पे 35,000 गाड़ियां बिकती हैं, फिर भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर हम बाकी देश के अन्य शहरों से जब उत्तराखंड शहर को कंपेयर करते हैं
तो चूंकि आपने उसका जिक्र कर दिया तो मैं संक्षेप में उसमें एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक CSC जो कि हमारे देश की एक बड़ी प्रतिष्ठित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सुनीता नारायण, और उनका बड़ा शानदार काम पूरे देश में एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे है। तो उन्होंने देश के लगभग 30 शहरों में एक रिसर्च करी थी कि शहरों में मोबिलिटी का पैटर्न क्या है। तो ये पाया गया कि इन 30-35 शहरों में देश के सर्वाधिक जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करते हैं वो देहरादून शहर में करते हैं। तो जिसको आप ये कहते हैं ना भाई आपका शहर मूव कैसे करता है, तो मोबिलिटी का क्वेश्चन है, हाउ डज योर सिटी मूव। तो हम सब के सब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में मूव कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और एक बहुत बड़ा कारण है आपके ट्रैफिक जैम के। और ऑफ कोर्स सड़कें हैं। अब आप कहेंगे भाई सड़कों को, लेकिन आप सड़कों को कितना चौड़ा, तो मैं फिर मैं दूसरी दिशा में चले जाऊंगा। पहले मैं आपके सवाल को पूरा करना चाहता हूँ। तो आपने एक पता ही है भाई, हमें मालूम है कि एक ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम मेरे नज़रिए में और आपके भी नज़रिए में और कई लोगों के नज़रिए में वेस्ट जो है, कचरा, तो ये अभी हम कन्वेंशनल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो वेस्ट है। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई ठीक है, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है या यहाँ का जो मौसम है, जो यहाँ की फ़िज़ा थी, अब वो भी बदली है। ठीक है, फिर अब आप उसमें एक और दिशा में जा सकते हैं भाई, अब ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। अब आप इस समय हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगा कि हम देहरादून शहर में बैठ करके दिल्ली के लोगों के साथ में जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त ना करें। आज दिल्ली में जो कहर है, और मैं सॉरी क्योंकि मैं टॉपिक से आकांक्षा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। आज आप और मैं देहरादून और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में 10-15 लाख लोगों की मौत एयर पोल्यूशन के लिए हो रही है, और वहाँ पे पोल्यूशन ना रह करके वो एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाता है, या पॉलिटिक्स भर रह जाता है, तो मुझे लगता है कि ये इट्स शेम भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इट्स आई वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड डिसग्रेस। मैं इसको डिसग्रेस कहूँगा, है ना। मैं इसको वाकई में मैं व्यक्तिगत तौर पर इससे मैं कई चीज़ों को लेकर बड़ा व्यथित होता हूँ। और ठीक है, अब आप कह सकते हैं आप तो देहरादून में रहते हैं, सब कुछ है। तो एनीवे वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसको अगर मैं बड़े क्योंकि देखिए एक तो है बड़ा सेल्फिश तरीका है चीज़ों को देखने का कि भाई मैं खाली देहरादून में मेरा क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बैकयार्ड में क्या हो रहा है। लेकिन एक थोड़ा बड़ा अगर हम एक होलिस्टिक दृष्टिकोण लेते हैं, भाई हमारे ही तो देश का एक दिल्ली एक हिस्सा है, हमारे ही देश का हिस्सा है, तो उन दिल्ली वासियों के साथ संवेदना, और उसको फिर उत्तराखंड के साथ जोड़ें, देहरादून के साथ जोड़ें, तो अब चाहे वो एयर पोल्यूशन है, तो ये तो देखिए एक टाइप के इश्यूज़ हैं। और एक और जो चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ, उसके बारे में भी मैं यदा कदा मैं उसके बारे में बातचीत करता हूँ, जो मेरा एक बड़ा कंसर्न रहता है, जो यहाँ का एक सोशल कोहेजन था यहाँ का, और लोगों में एक आपसी भाईचारा था। तो और वो भी शायद पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है, लेकिन वो नेचुरली भाई उसके फिर ऑफशूट्स देहरादून में भी हैं कि किस तरीके के साथ में जो लोगों का इम्पेशंस है, वो फिर अलग अलग किस्म के क्राइम को आगे बढ़ा रहा है, जो जिस तरीके का पूरा माहौल चेंज हो रहा है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, ऑफ कोर्स आप तो मुझसे कहीं यंगर हो, तो जो आज पूरा कल्चर जो है, ठीक है, ऑफ कोर्स एवरीवन पार्टीज, पार्टी करने में कोई गलत नहीं है, बट एट अ मैक्रो लेवल हमारा शहर किस दिशा में जा रहा है, क्राइम नेचुरली बढ़ रहा है। एक और बड़ा कंसर्न देहरादून वासियों के लिए विशेष तौर पर, ये जो जितने और इसका एक बड़ा खूबसूरत प्यारा शब्द है, हम कहते हैं लीनियर प्रोजेक्ट। तो मैं इस समय मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे में आने वाले एक्सप्रेसवे की। तो वो हमारे जो नेतागण हैं, वो उससे जो है एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आसरओडी में या कहीं आकर के खत्म होगा, तो उसके बाद में जो ये शहर जो पूरा ग्रिड लॉक्ड होगा, उससे एक आम व्यक्ति की जिंदगी पर तो, और ये लीनियर प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि आपने वो बना दिया, उसके बाद आपके आगे प्लान नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज हैं। अब एक और चीज़ जो है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जिसको लेकर के मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जो मुझे विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी के लिए जो मुझे वरी करता है, वो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं। तो मैं उससे कहीं ना कहीं मैं बड़ा उससे रिलेट करता हूँ, और मैं उसको थोड़ा देखता भी हूँ, है ना। एंड एज आई सेड, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, बट मैं आई एम डीपली एंड एक्यूटली अवेयर। तो मैं एम्पथाइज ही कर सकता हूँ जो लोग इन चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अब ड्रग्स का और ड्रिंक का जो चलन है, मैं भी एक ज़माने में कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं भी एक हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो
देखिए हर पीढ़ी ने अपने समय में एंजॉय किया है, करेक्ट। लेकिन आज वो उसका जो लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सर, पोल्यूशन की जब आप बात कर रहे थे, जैसे दिल्ली में अभी 600 तो क्रॉस हो ही चुका है और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो वहाँ पे जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये गवर्नेंस का फेलियर है? और जब 2.5 घंटे का हो जाएगा तो हमारा भी हाल यही होगा, और हमारी सरकार के तो पता ही है आपको, वो तो कुछ काम करने के लिए वैसे भी तैयार नहीं है। देखिए, मैं तो बड़ा ब्लंटली कंडेम करना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू ये जो दिल्ली सरकार या जो नेताओं की ये जो ओछी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अगर एक शब्द का प्रयोग करूं, मैं इसे 2 कौड़ी की हरकतें बोलूँगा। मतलब यार, आप इतना लीचड़पन क्यों कर रहे हो? मतलब एक मतलब ये तो दिल्ली स्टाइल में बात करें तो टुच्चापंथी की पराकाष्ठा है, बिल्कुल, है ना? और खुद के सर 16 एयर प्योरीफायर्स लगे खुद आप कर रहे हो। मतलब क्या क्या आप किसको आप क्या क्या आप दिखाना चाहते हो? किसको आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू, मतलब एक होता है ना कि भाई आप गिर जाते हैं, तो वाकई में मतलब ये इससे घटिया हरकत जो है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं वाकई में, क्योंकि रियली में मतलब ये बिहेवियर जो है इनएक्सप्लिकेबल है। और एक तरह जब आप लीडरशिप, भाई लीडरशिप एक बड़ा भारी भरकम शब्द होता है, लीडरशिप के साथ में एक और शब्द होता है स्टेट्समैनशिप होता है। तो आपको तो एक स्टेट्समैनशिप दिखानी है, और मैं इस बात को कोई भी मानेगा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इतना आसान नहीं है। तो अब बट देखिए, अनसॉल्वेबल तो कुछ भी नहीं होता है। आज दिल्ली में आज अगर किसी एक पूरे दुनिया के शहर की बात होती है सबसे ज्यादा, तो बीजिंग की चर्चा होती है। चाइना का जो बीजिंग शहर है, वहां पर एयर पोल्यूशन कितना खराब था, और 2013 में फिर वहां की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने एक पूरा एक एक्शन प्लान बनाया और उसके तहत चले, और आज बीजिंग की 10 सालों में जो है सूरत बदल चुकी है। तो आपको तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब आप बताइए, आप वहां पर जाकर के वहां पर फर्जीवाड़े से आप पानी डलवा रहे हैं, फिर आपके मॉनिटर नहीं चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये तो बहुत ही घटिया और घटिया किस्म की, ये बहुत छोटी हरकतें हैं। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी सरकार को और मंत्रीगणों को, और ये बात पार्टी की नहीं है कि भैया वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस तो खैर बहुत सालों से वहाँ पर नहीं है, किसी को भी जो है ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो अब आप इसको देहरादून से जोड़ रही हैं, तो ये तो देखिए, हम कई बार से इस बात को कह रहे हैं कि जो 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 चलन है, जो जिस तरीके के साथ में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कि ये देहरादून शहर भी आने वाले समय में ये दिल्ली का करोल बाग या लाजपत नगर या शादरा टाइप ना बन जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? तो कोई इसको इट्स नॉट रॉकेट साइंस भाई। क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा फर्क अब रहने गया आप तो भाई, जब पिछले साल की जो गर्मी, जिसे मैंने बड़ा क्लोजली फॉर सम रीजन मैंने उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया था, तो और याद भी दिलाना चाहूँगा अपने उन सभी दोस्तों को जो कि हमारी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, 43 डिग्रीज हुआ था यार देहरादून में, 43 डिग्रीज। तो 43 डिग्रीज उसको पार करना, और फिर ठीक है, फिर हमारी बातचीत, हमारा कॉन्वर्जेशन एक अलग दिशा में चला जाएगा, जिसको हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं, तो उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंसर्न्स हैं, ये बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं आकांक्षा। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली आपको तो पता ही है कि जब एयर पोल्यूशन की बात होती है तो AQI, हमेशा एक AQI की बात होती है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो AQI एक बड़ा अच्छा मानक है, क्योंकि एक आम व्यक्ति को ये समझाना कि यार पोल्यूशन कितना है, अब आप उसको बहुत तकनीकी बना देंगे कि भाई PM 2.5 इतना है, PM 10 इतना है, SOx इतना है, NOx इतना है, तो वो सर के ऊपर से जाएगा। तो बड़ा प्यारा सिस्टम है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसके नंबर हैं भाई, 0 से 50 होगा तो उसका ये अर्थ होगा, 51 से 100, तो उसके अलग अलग नंबर्स हैं। तो अगर उसको हम देहरादून शहर से देखें, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, अगली बार आप गौर फरमाइएगा। जब आप दिलाराम चौक पर होंगे देहरादून शहर के, और आप भी जो दोस्त लोग देख रहे हैं, आप भी इस पर नोट कीजिएगा, दिलाराम चौक पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसमें AQI आ रहा है दिलाराम चौक पे, लेकिन वो आपको AQI कहाँ का दिखा रहा है? वो आपको दून यूनिवर्सिटी में जो मशीन लगी हुई है वहाँ का दिखा रहा है। तो अब दिलाराम चौक पर अगर आप दून यूनिवर्सिटी का AQI देख रहे हैं, तो वो उसका कोई सेंस नहीं है। AQI एक ऐसी चीज़ है कि हर 100 मीटर में AQI बदल जाएगा।
अब दून यूनिवर्सिटी जो देहरादून शहर में रहते हैं लोग, उन्हें पता है कि देहरादून शहर के एक तरीके से वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। बिल्कुल। दून यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो, और फिर दून यूनिवर्सिटी भी अपने में उसका बहुत बड़ा दायरा है। Yes. मेरे को नहीं पता कि दून यूनिवर्सिटी में वो मशीन कहाँ लगी हुई है, क्या वो गेट पे लगी हुई है, क्योंकि गेट पे लगी है वहां से तो फिर भी ट्रैफिक गुजर रहा है, लेकिन अगर वो अंदर लगी हुई है तो आप उस मशीन का इतना फर्क पड़ता है कि आप उसे दून यूनिवर्सिटी के गेट पे लगा रहे हैं या आप उसको 200 मीटर अंदर लगा रहे हैं, वो भी आपको अलग किस्म का डेटा देता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी एक आपको साथ एक एग्जांपल शेयर किया है, ये दिलाराम चौक के AQI का, ऐसे करके एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। तो मैं उसमें भी देखता हूँ कि देखिए, ये जो हम पहले लीनियर प्रोजेक्ट्स की बात भी कर रहे थे, सरकार के पास में पैसा बहुत होता है, लेकिन जिस तरीके के साथ में उस पैसे की बंदरबांट होती है, उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है। और क्योंकि आप और मैं तो सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अपनी शायद डेडलाइंस रहती होंगी। मैं बड़ी स्पेसिफिक आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, 2 एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आज ही के एक अखबार में खबर छपी है कि देहरादून के राजपुर रोड में नगर निगम ने 24 लाख रुपए का एक 6 महीने पहले एक फाउंटेन का इनॉग्रेशन कर दिया, लेकिन उसमें सिर्फ 6 महीने में 2 दिन पानी आया। तो अब आपने 24 लाख रुपए का एक फाउंटेन बना दिया। अभी 24 लाख तो कोई कम रकम नहीं होती है, 24 लाख का आपने फाउंटेन बना दिया, लेकिन वहां पर पानी नहीं आ रहा। तो वहां पर 24 लाख अल्टीमेटली पैसा किसका है? वो तो जनता का पैसा है, वो टैक्स पेयर मनी है। तो आपके पास एक बजट है 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, तो आपको पैसे को खर्च करना है, आपने फाउंटेन बना दिया। इसी उदाहरण को हम अगर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते हुए जब आप मसूरी डाइवर्जन से बहुत पहले आप पहुंचती हैं, सड़क मैक्स जाती है, सड़क ओल्ड राजपुर पर जाती है, जहाँ पे सारे कैफे स्टार्ट होते हैं, वहां पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए का एक साइकिल का ट्रैक बना है। तो वो भी एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बना है। तो अब आपने 4 करोड़ 81 लाख, उसे 5 करोड़ बोल देते हैं, 5 करोड़ रुपए का आपने साइकिल ट्रैक बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस 5 करोड़ बनाने साइकिल ट्रैक पर आपकी वहां पर 5 साइकिलें भी चल रही हैं? पॉइंट। तो क्योंकि वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो आपने बनाने को तो बना दिया आपने 5 करोड़ का, उसमें इनफैक्ट लिखा भी हुआ है कि 4 करोड़ 81 लाख रुपए का एनकैप के तहत हमने बना। तो ऐसे करके हमारे सामने अनगिनत उदाहरण, ये तो हम एयर पोल्यूशन की एक बात कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम अपने गवर्नेंस में, अपने सुशासन में हम कैसे ढालते हैं, हम उस पैसे का कैसे बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चैलेंजेस तो ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, तो हम चीज़ों को मैनेज बेहतर कैसे करें, मुझे लगता है ये हमारे शहर के लिए और हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, गैप भी है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब इसको अगर आप प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज करेंगे तभी तो। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे देहरादून शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, दून कनेक्ट। हाँ, तो वो चलती हैं, तो भाई उसकी भी तो सराहना होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही खराब हो रही हैं। तो वो जो बसेस हैं, क्या हम उन बसेस के बेड़े को बढ़ा सकते हैं? तो अगर हम उन बसेस के बेड़े को बढ़ाते हैं, हम उसे और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं? एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमें एयरपोर्ट जाने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जाने के लिए कोई बस नहीं है। तो ऐसे करके जो है, अब वही वाली अगर ई बस जो है वो प्रॉपरली अगर कहीं से चल पाए और आपको अगर एयरपोर्ट तक ले जा पाए, तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे बड़े गैप्स हैं जिनके ऊपर काम किए जाने की आवश्यकता है। प्रिसाइजली सर, बजट की जैसे आप बात कर रहे थे ना कि ये बजट यूज करते हैं इतना किया, फाउंटेन नहीं चले, वैसे ही जब वो अभी क्लॉक टावर का कोई किया था इन लोगों ने, तो उसका क्या फायदा था? अब देखिए, वो भी क्या कहेंगे भाई, सब मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है और आप थिंक थ्रू नहीं कर रहे हैं, Correct. है ना, और हबड़ तबड़ में आप लोग काम करा रहे हैं। और वहां पर खाली देखिए, एक तो है कि भाई हर 2-1 साल में तो खैर उसका एक जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, जो भी आप उसका शब्द बोल लें, और विशेष तौर पर अभी जो है आप उसकी अगर एक आर्किटेक्चर की शैली भी देखें, तो जो इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि वहां पर भी उन्होंने उसका जो है, उन्होंने उसको बिल्कुल खिचड़ी बना दिया है। तो अलग अलग किस्म के आर्किटेक्चर को, और देखिए फिर उसी पलटन बाजार कह रहा हूँ, उसी घंटाघर से उपजती हुई देखिए एक और जो हमारी पब्लिक स्पेसेस की जो दिल्ली स्टाइल में, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ऐसी तैसी हो जाती है। अब वो कैसे होती है? देखिए,
अब इसमें आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी चाहिए। तो अब यही लगता है भाई, या तो उसको बना कौन रहा है भाई, आप बाथरूम की टाइल क्यों लगा रहे हैं? इससे पहले उस घंटा घर में, जो कि एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आपने वहां पर एक बाथरूम टाइल टाइप का, एक स्विमिंग पूल टाइप का आपने उसको माहौल बना दिया। तो ये अटर लैक ऑफ सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, और मैं तो ऑनेस्टी भी कहूँगा भाई, आपकी कल्चरल ऑनेस्टी कहाँ है भाई? क्या उसमें, क्या आप उत्तराखंड राज्य का दिखाना चाह रहे हैं? और ऐसे करके आप तमाम दीवारों को भी देखेंगे। आपको ध्यान होगा 2023 में, उस समय जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, Yes. तो पूरे शहर में मिकी माउस की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें पोत दिया गया। किंडरगार्टन बना दिया हुआ है। तो उसका क्या क्या तुक बनता है? तो ये इस तरीके के हमारे सामने सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पर काम जो है आनन फानन में किए जाते हैं। और आकांक्षा, इसका एक और बड़ा नुकसान होता है। देखिए, इसका नुकसान ये होता है कि जो आम व्यक्ति है वो अपने आप को ठगा हुआ पाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बात करते करते आपसे एक अंग्रेजी का बड़ा प्यारा शब्द मेरे जहन में आया, स्टेलर। एक होता है ना स्टेलर लीडरशिप, उत्कृष्ट श्रेणी की लीडरशिप। अब उत्कृष्ट श्रेणी की लीडरशिप तो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने पूरे देहरादून शहर के लोगों को लामबंद कर दें कि हम सब लोग मिलकर के जो है इस देहरादून शहर को, इस उत्तराखंड राज्य को मिलकर के कुछ आगे लेकर के जाएंगे, कुछ सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन जब आप चारों तरफ आपकी हरकतें ऐसी ओछी हरकतें होंगी, जहाँ पर ना कहीं दिख रहा है कि आप कहीं कोई मेहनत कर रहे हैं, ना आप लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये तो देखिए अगेन बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो कोई भी शहर होगा, वहाँ पर आपको स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी मदद करने को तैयार हैं। देहरादून शहर में भी इतने रिटायर्ड लोग होंगे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने हेरिटेज में काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर इंटैक है, यहाँ पे लोकेश ओरी जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आप ऐसे लोगों की भी तो मदद लेकर के आप अपनी पब्लिक बिल्डिंग्स को, अपने पब्लिक फसाड्स को कर सकते हैं। लेकिन जब जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं ठेकेदारी के ऊपर ही चलेंगी, उनकी तो लेंगे ही नहीं ना, तो फिर उनकी कोई लेंगे ही नहीं ना। तो ये भी सोचने वाली बातें हैं। सर, जैसे बजट को ही मैं कंटिन्यू करूंगी, तो जैसे अभी 1001 करोड़ रुपए इन्होंने एड्स में उड़ा दिए धामी जी ने अपने। और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 25वें जन्मदिन पे उत्तराखंड के, तो उन्होंने बोला कि 25 साल पहले जो राज्य का बजट था वो 400 करोड़ था, अब 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो ये सब ये लोग बताते हैं, लेकिन वही बंदरबाट तो बताते नहीं। उस बजट का कितना बड़ा हिस्सा कमीशन में जा रहा है वो भी नहीं बताते। तो जब सरकार के पास इतना पैसा है तो वो काम, मतलब क्यों ये इतनी निकम्मी क्यों है सरकार, जो काम तो एक तो करना नहीं चाहती, और दूसरा इनके खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो फिर ये अलग अलग तरीके से उसको थ्रेटन करते हैं। और जो इन्होंने 1001 करोड़ रुपया उड़ाया है हमारा, तो मैं तो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन इनके बाप का पैसा है क्या ये जो उड़ाए जा रहे हैं, और हमारा जो राज्य है उसको दीमक की तरह चाटे जा रहे हैं? इसका क्या सोल्यूशन है सर? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। देखो, अगर मैं 1000 करोड़ की बात करूं तो उसको अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो मेरा थोड़ा सा उसमें, मैं उसके थोड़ा और अंदर तह में जाना चाहूँगा आपके साथ में। 1000 करोड़ को अगर हम 5 साल में देखें तो प्रतिवर्ष 200 करोड़ बनता है। तो एक तरीका तो कहने का ये है कि भाई 200 करोड़ रुपया एक बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे तो 20,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक तरीका कहने का यह है कि भाई 200 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम इस बात से अपनी बात को शुरू करें, असल में सवाल ये नहीं है कि हमने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपया अपने ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग में खर्च किया। सवाल ये है कि उस 200 करोड़ को किस तरीके के साथ में खर्च किया गया। तो कम से कम मेरे दृष्टिकोण से जो मुझे जो परेशान करता है, या जिससे मैं नाखुश हूं, या जिससे आपके जो शब्द हैं कि भैया ये निकम्मापन है, वो जो 200 करोड़ रुपए जिस तरीके के साथ में आपने उसको पता नहीं कहाँ के अखबारों को और चैनलों को भी, अगर कोई नागालैंड वाला है या कोई अगर कोई उड़ीसा वाला है, तो भैया उड़ीसा का उत्तराखंड से क्या लेना देना है? तो ये जो बंदरबाट है, ये अपने आप में जो है बेहद ज़्यादा विचलित करती है।
और यही जो है पूरा का पूरा, इसीलिए तो वो इतना बड़ा इश्यू जो पूरा जो वो जो 1000 करोड़ का इश्यू बना। और खैर उसके फिर और भी उसके पहलू हैं, किस तरीके के साथ में सरकार ने राहुल कोटियाल को टारगेट किया, Yes. और किस तरीके के साथ में ये जो वसूली अभियान मोर्चा, जो इस किस्म के जो पेज चल रहे हैं, उन्होंने जो है इसको सामने ला करके AI के माध्यम से जो वीडियोस बने। और मुझे आकांक्षा उस पूरे एपिसोड की थोड़ी बहुत याद है, क्योंकि ये मंडे को राहुल का ये वाला दूसरा उसका एपिसोड आता है। उसके बाद में वेडनेसडे को मुख्यमंत्री जी का कोई अर्बन नक्सल बोल करके कोई बयान आता है। Correct, yes. थर्सडे को जो है फिर इस फेसबुक पेज पर कुछ AI वाला वीडियो आता है, और फिर उसी दिन शायद थर्सडे को राहुल का जो वीडियो है वो यूट्यूब से हट जाता है। हट जाता है। तो वो जो पूरा का पूरा जो एपिसोड रहा, वो एक बड़े पुअर टेस्ट में रहा। और मुझे नहीं लगता कि जो हम स्टेट्समैनशिप की बात कर रहे थे कि सरकार को इस तरीके के साथ में, तो वो इट जो कहते हैं ना, इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। और कहीं ना कहीं कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उस किस्म का जो है उसने उस पूरे प्रकरण ने, उस पूरे एपिसोड ने एक जो पूरी उसकी जो पंच लाइन थी, इसी किस्म से थी। तो मैं वापस अपनी बात पर लौटूं तो जैसे मैंने कहा, ये जो 200 करोड़ की जो उसका मिस एलोकेशन है दाएं बाएं उसको करना, वो जो है वो तो निश्चित तौर पर गलत है। एक बात तो ये हुई। अब आपकी दूसरी बात आ गई कि भैया प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए। मैं व्यक्तिगत आपको ये बताना चाहूँगा कि इस 9 नवंबर को, मैं थोड़ा आपसे अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में बहुत समय से ये था कि समहाउ मैं ना 9 नवंबर को देहरादून में नहीं रहना चाहता था। मैं ऑफकोर्स देहरादून से बड़ा प्यार करता हूँ, Yes, you were in Dharali, I guess. ऐसे बहुत से लोग करते हैं। तो मेरे जहन में बहुत समय से था कि यार इधर नहीं रहना अब, और यहाँ से कहीं दूर जाना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं धराली पहुँच गया 9 तारीख को। मतलब वो पहुँच ऐसे गया कि हम अपने साथियों के साथ मैं गया। तो आज एक तरफ जहाँ FRI की चकाचौंध है, ये 1000 करोड़ की चकाचौंध है, ये कॉन्ट्रास्ट है ना आपके। ये विकसित उत्तराखंड, Yes. शीर्ष पर पहुंचता उत्तराखंड, 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का बजट बनाता उत्तराखंड, 2.5 लाख पर कैपिटा इनकम वाला उत्तराखंड, Yes. है ना, इतना वाला उत्तराखंड। तो ये जहाँ पर एक उत्तराखंड है, तो इसी के साथ में दूसरा उत्तराखंड भी तो है, जो धराली वाला उत्तराखंड, बिल्कुल। जो थराली वाला उत्तराखंड, जो आज 10 साल पहले का केदारनाथ वाला उत्तराखंड, जो आज तक जो है उस आपदा का जो दंश झेल रहा है, सीरो बगड़ वाला उत्तराखंड, है ना। ऐसे करके कितने सारे और उत्तराखंड हैं जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो आज धराली के बारे में तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज से वो 100 दिन पहले वो धराली हमारे सामने हुआ है। और आप वहाँ जाइए और वहाँ की जो उसकी वास्टनेस है उस डिज़ास्टर की, या उसकी जो एम्प्टीनेस है उस डिज़ास्टर की, या जो उसकी हॉलोनेस है उस डिज़ास्टर की, जब आप उसको फील करेंगे तो तब आपको ये बातें कितनी बेमानी लगेंगी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट्स हैं, एक तरफ हम ये सारी जो चकाचौंध हम दिखा रहे हैं, और इसी के साथ में अब जो हमारे वाइल्ड लाइफ को आज की अगर हम बात करें, जो हमारे वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे राज्य में हुए हैं, और बात खाली ये नहीं है कि जी भालू ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो लाखों लोग उस डर के साए में 24 घंटे जिंदा रहने को मजबूर हो रहे हैं, वो भी तो एक उत्तराखंड है। और आप अगर सरकार के एक्शंस को देखें तो सरकार क्या कर रही है, चाहे कोई डिजास्टर हो रहा है तो वो ठीक है, डिजास्टर के बाद में एक तो सबसे पहले एक संवेदना का ट्वीट आना, फेसबुक पे पोस्ट आना, धड़ाधड़ बैठकें होना, हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से वहाँ मुख्यमंत्री जी का चले जाना, वहाँ पर जाकर के जो है एक कुछ घोषणा कर देना, ये सारी तो ठीक है भाई, कोई भी आजकल आप भी CM हो जाओगे, आप भी जाकर के करोगे, वो तो जाना ही है सभी को। लेकिन मूल बात यह है कि आपकी तैयारी उसको लेकर के क्या है। और ये बोलते बोलते मुझे एक और बात याद आ रही है कि मैंने आज से कुछ रोज़ पहले एक RTI, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि यहाँ की शीर्ष की जो बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, उसके ऊपर मैंने 3 RTI एक के बाद एक लगाई थी। मेरी पहली RTI में पहला सवाल यही था कि उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर पॉलिसी क्या है, आप पॉलिसी बताइए। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि नहीं है कि 2005 में हमारे देश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दिया गया है कि ये बिंदु है, ये विचाराधीन है। तो अब आप विचाराधीन का मतलब ये हुआ कि वो अंडर कंसिडरेशन है। तो अब आप ये देखिए ना कि हमारा जो सिस्टम है कितना खोखला है, कि जिस सिस्टम ने पिछले 20 सालों में आज एक पॉलिसी नहीं बना पाया,
और ऑफ कोर्स इससे जुड़ी हुई एक बात आती है कि भाई बहुत बारी तो क्या होता है, कोई काउंटर क्वेश्चन भी करके कह सकता है कि भाई पॉलिसी है लेकिन उसका जमीन पर क्या हो रहा है वो दूसरी बात है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन वो पॉलिसी का जमीन पर क्रियान्वयन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिसी तक भी नहीं बनी है, तो एक पॉलिसी तो आपका एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो ऐसे करके जो हमारे पूरे जो गवर्नेंस के गैप्स हैं ये भी एक उत्तराखंड को जो है सिंबलाइज करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर आपको बाकी बहुत सारे चैलेंजेस तो आपको पता ही हैं, है ना, उनको क्या दोहराने की आवश्यकता है। सर अभी क्लाउड बर्स्ट हुए थे बहुत सारे, एक के बाद एक, और यही देहरादून में थोड़ा सा आउटस्कर्ट में अगर हम चले जाते हैं तो उस तरफ, रायपुर से जब हम मालदेवता की तरफ जाते हैं तो एक गांव पड़ता है केसरवाला। आज़ादी के 75 साल के बाद भी वहाँ पे रोड नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि वो डिफेंस लैंड है। और जब इन मुद्दों को सामने रखा गया तो जब चुनाव होने वाले थे तो अमित शाह ने मंच से कहा था कि सबसे पहले हम यही काम कराएंगे। अब क्योंकि मैं सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ तो मैं करती हूँ फेसबुक पे ये सब सवाल पूछती हूँ, तो मेरे गांव के खुद के लोग जिनको मेरा साथ देना चाहिए क्योंकि उस रोड पे मैं अकेली तो चलूंगी नहीं, बाकियों का भी फायदा होगा, तो वो मुझे कहते हैं कि अमित शाह ने तो लेटर साइन करके दिया हुआ है। तो मैंने बोला लेटर दिखा दो मुझे। वहीं जब आगे क्लाउड बर्स्ट हुआ तो विधायक के हिसाब से तो रोड बन चुकी है, लेकिन वो रोड में इतने पत्थर हैं और इतना धूल जो मुंह पे आ रही है टू व्हीलर्स के और पैदल चलने वालों के, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इस राज्य के लोग जो आंदोलन करके हमने पृथक किया इसको, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हुए, ऐसे ऐसे आंदोलनकारी अब इतने आराम तलब क्यों हो गए कि उनको ऐसा लगता है कि रोड की सुविधा कोई सुविधा ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और अगर आप सवाल पूछो भी ना सरकार से तो वो आपका साथ नहीं देंगे, वो आपसे उल्टा सवाल पूछेंगे क्योंकि सबकी सांठगांठ हुई हुई है। तो इसको कैसे बदलेंगे हम? देखिए ये तो एक सोशल अवेकनिंग के माध्यम से ही आएगा क्योंकि ईच टू हिमसेल्फ है ना, और ये अब इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई ऐसा कोई इसका कोई सोल्यूशन है नहीं कि भाई हमने किसी को कोई घुट्टी पिला दी और सभी लोग सोशली अवेकन हो जाएं। लेकिन बदलाव कैसे आएगा, बदलाव कैसे आएगा अगर हम इसको ये देखें, आपने जो एग्जाम्पल शेयर किया, मेरा अपना मानना है कि 5-6 चीज़ें हैं जो कि बदलाव लाती हैं। पहली बात तो देखिए, जब तक कोई बहुत बड़ा पब्लिक मोबिलाइजेशन ना हो जाए तब तक बदलाव संभव नहीं है। अब पब्लिक मोबिलाइजेशन वो भी एक सस्टेन्ड लेवल का होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं तो अभी आपने उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की बात करी, आप अगर देश में ही देखें तो अभी किसानों का जैसे उदाहरण के तौर पर 2-3 साल एक आंदोलन चला, सरकार ने जो है जो उनके अपने कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया। तो ऐसे करके हमारे सामने कई बहुत सारे बड़े और छोटे उदाहरण हैं। मैं अगर एक छोटा उदाहरण, लोकल उदाहरण दूं तो जून 2024 में, आज से लगभग 16-17 महीने पहले, जब गर्मी अपने चरम पर थी, उस समय की खबर आती है कि दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक 200-300 पेड़ों को काटा जाना है। तो वो उस गर्मी के माहौल में, प्रचंड गर्मी के माहौल में जब ये खबर आई तो लोग आग बबूला हो गए। और इस देहरादून शहर के इतिहास में पहली बार 3-4-5 हजार व्यक्ति सड़कों पर किसी पर्यावरण के मुद्दे पर सड़क पर आया और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला। तो चाहे बड़े स्तर के पब्लिक अवेकनिंग हो या छोटे स्तर के हो, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो एक तो तरीका ये है जो मेरा कम से कम अनुभव मुझे बताता है। मेरा जो दूसरा अनुभव मुझे बताता है कि आज तमाम दुश्वारियों के बावजूद आज फिर भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, तो जुडिशियल एक्शन भी बदलाव जो है वो लाता है। एक ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि देखिए, कई बारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस भी जो हैं वो भी बदलाव लाते हैं। भाई कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, हमें नहीं पता, जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अगले 30-40-50 साल के बाद में लोग कैसे जाएंगे, कैसे मूव करेंगे, हो सकता है ये सारे के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही ना रहें। तो कल क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, किस तरीके के साथ में बदलाव आएगा, वो भी एक बदलाव का कारक बन सकता है। इसी के साथ में एक और जो कारक बन सकता है या बनता है वो ये है, वो दुर्भाग्यवश है। वो दुर्भाग्यवश ये है कि कल कोई, खुदा ना खास्ता, कल कोई बहुत बड़ी आपदा कहीं पर आ जाती है और लोगों का माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। जैसे आप अपने क्षेत्र का जो आपने एक उदाहरण दिया, इसी में अगर हम अपने देश के एक सूरत शहर के उदाहरण के साथ बात करें, जो कि एक बड़ा गंदा, जैसे देहरादून एक गंदा शहर है, देहरादून से डर्टी में साफ सफाई के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, यहां पर हम लोग 5 लाख किलो कचरा रोज पैदा कर रहे हैं। और कितने बोर्ड नगर निगम के आ गए, कितने लोग आ गए, कितने मेयर चुन करके आ गए, कितने कमिश्नर आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर की जो गंदगी है वो कहते हैं ना तटस्थ है।
तो उसको कोई हिला नहीं पा रहा है वो। तो ऐसे करके सूरत की इतनी ज़्यादा गंदगी थी, सूरत में प्लेग हुआ, तो इतना बड़ी जब एक आपदा उस शहर में आई तो उसके बाद में शहरवासियों ने ठाना कि नहीं बॉस, ऐसे हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके के साथ में आज से कुछ वर्ष पहले अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों की मौत हीट वेव में हुई। तो ऐसी दुर्भाग्यवश ऐसी आपदाएं ना आए, लेकिन आपदाएं भी जो हैं वो समाधानों को जन्म देती हैं। तो हो सकता है आज आपके क्षेत्र के लोगों को वो इतने ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि सड़क टूटी फूटी है। और बहुत से लोग भी तो आज हम देख रहे हैं ना कि भाई एक पूरे सामाजिक, तो ये तो 4-5 हमने बातें करी, और मोटी मोटी बात तो एक आकांक्षा ये भी तो है कि आज जो समाज की शिथिलता है, आप कहेंगे यार आप तो एक बुड्ढों की तरह बात कर रहे हैं, नहीं। लेकिन आज से 30-40 साल पहले, और मैं छोड़िए अपनी बात क्या करूं, मैं तो, मेरे बहुत सारे आपकी उम्र के दोस्त हैं मेरे, तो मुझे वो कहते हैं कि सर जैसे हम 5 साल पहले पढ़ते थे, तो जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे आज वो वहीं पर पढ़ाते हैं, तो कहते हैं यार 5 साल पहले जो हमारे बैच के जो डायनामिक्स थे, आज 5 साल के जो अगला वाला बैच आ रहा है उसी में इतना चेंज आ गया है। Yes. तो ये जो सामाजिक शिथिलता आ रही है, ये भी ऑफ कोर्स एक हमारे समाज की आज की वास्तविकता है। तो ये 4-5 चीज़ों के साथ में मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, सॉरी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं एक दोगलेपन का भी उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आपने देहरादून की आपदा का जिक्र किया और ये मुझे बड़ा ये भी व्यथित करती है। आपको पता है कि इस राज्य के इतिहास में अब 5 अगस्त हमेशा के लिए जो है वो अंकित हो चुकी है, और वो अंकित हुई है धराली के कारण। जो धराली की आपदा 5 अगस्त को आई, 5 अगस्त को धराली की आपदा आती है, और मेरा ख्याल 9 अगस्त है। 9 अगस्त को मुख्यमंत्री जी एक बड़ी बैठक लेते हैं अपने अधिकारियों के साथ में, और निर्देशित करते हैं कि राज्य के समस्त, जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं, वहाँ पर किसी किस्म का निर्माण नहीं होगा संवेदनशील इलाकों में। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और मैंने एक्चुअली उनके उस ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका ये वाला संदेश। अखबारों में भी छपता है अगले दिन, और उसके चंद रोज बाद पूरी सरकार जो है वो गैरसैंण जाती है। गैरसैंण में सत्र होता है, और सप्लीमेंट्री बजट में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 925 करोड़ रुपया जो है आवंटित कर दिया जाता है। तो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर एक देहरादून शहर में बनना है, 26 किलोमीटर का, जो हमारे शहर की जो 2, जिन्हें आप एक ज़माने में नदियाँ कहा जाता था, आज भी वो ठीक है, उसे कोई नाला कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो भले ही मरणासन हो चुकी हैं, लेकिन वो रिस्पना और बिंदाल, हम अपने संवाद के लिए रिस्पना बिंदाल कहें। तो अब आप इन 3 चीज़ों को देखिए, जिसमें दोगलेपन की बात कह रहा हूं, या डुप्लिसिटी की बात कह रहा हूं, या डबल स्पीक की बात कह रहा हूं। 5 अगस्त को आपदा आती है, उसके 4 या 5 रोज के बाद में आप एक बैठक करके अपने अधिकारियों को ये कहते हैं कि हमें नदियों के किनारे निर्माण नहीं करना है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में आप कह रहे हैं, ये छपता है, ये आपके ट्वीट में, ये अखबारों में छपता है, आपकी इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति आती है, और उसके बाद में आप गैरसैंण में जाकर के जो आपका, जिसे हम हिंदी में अनुपूरक बजट और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, 5,000 करोड़ का आपका सप्लीमेंट्री बजट पास होता है, और उसका 20%, छोटी मोटी रकम नहीं है, उसका 900 करोड़ रुपया आप इसी प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर देते हैं। तो एक और जो मेरा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, या मैं अपने आप को उत्तराखंड का, राज्य का, तमाम लोगों की तरह मैं भी अपने आप को एक ऑब्जर्वर कहता हूँ। एक अपने आप को मैंने एक बहुत बड़ी उपाधि एक सजग नागरिक की दी है। तो एक सजग नागरिक होने के नाते, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कनेक्ट द डॉट्स, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। मेरा, चूँकि मेरी रुचि है, तो मैं उनको आइसोलेशन में नहीं देखता, और मैं इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये 5, आपको कैसा लगा ये वाला एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं? मतलब काउंटर, मैं ही आपका अगर इंटरव्यू करूं, तो ये 5 अगस्त को ये हुआ, 9-10 अगस्त को आपने ये बोला, फिर आपने 15-20 अगस्त को आपने जाकर के पैसा दे दिया, तो आप इसे कैसे देखते हो? दोगलापन तो सर ये है ही, मेरी नजर में तो ये बदतमीजी है एक तरीके की। मतलब क्या बेवकूफ समझा हुआ है कि हम लोगों को, आप कर क्या रहे हो, आपको जो वहां पे बिठा रखा है, किस तरीके का धोखा है ये हम लोगों के साथ, और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, ये देखिए, और ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए कि हम लोगों को के साथ में ये बात कर सकें
ये संवाद कर सकें। और जो पूरी देखिए जो गवर्नेंस की जो परिपाटी होती है, आज जो प्रोग्रेसिव सिटीज़ हैं या प्रोग्रेसिव नेशंस होते हैं, वो जन सहभागिता के आधार पर आगे प्रोग्रेस करते हैं। और जो पूरी डेमोक्रेसी होती है वो पूरी की पूरी पार्टिसिपेटिव होती है। वहाँ पर एक नागरिक का या एक सिटीजन का एक उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश क्या हो गया है कि नागरिक को उसको एक उपकरण मान लिया गया है। जो पूरा सिस्टम है वो आकांक्षा को एक नागरिक के तौर पर ना देख करके एक वोटर के तौर पर देखता है कि भैया इसने तो जाकर के वोट देना है। तो यू बिकम अ टूल इन दैट प्रोसेस। तो आपकी जो भूमिका है उस टूल के आगे ज़्यादा नहीं रह जाती है। क्योंकि आप खुद मुझे बताइए, हमारा आप तो बातचीत कर रहे हैं, आप ही मुझे बताइए कि आपको ऐसा कौन सा उदाहरण याद आता है कि आपको या आपकी फैमिली को या आपके दोस्तों को कभी आपकी राय ली गई हो कि देहरादून शहर में या राज्य में हमें आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो ये जो पूरा कल्चर है, ये जो पूरी फिलॉसफी है, जब तक हम इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आज जो दुनिया के विकसित देश हैं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लूँ, या हमारे कुछ अभी रिश्तेदार भी आए हुए थे तो अपना बता रहे थे कि उनके गली मोहल्ले में किस तरीके के साथ में काम होता है, वैसे कैसे उनकी सिटी काउंसिल्स होती हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया भर में। तो मैं इसको वापस जो रिस्पना बिंदाल वाले पर आऊँ तो एक आम व्यक्ति को लग रहा है कि यार ठीक तो यार, इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन क्या इससे वाकई में ट्रैफिक ठीक होगा? मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि इस पर मैंने चर्चा हमारी छिड़ी गई है। तो ये जो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कहीं से भी पर्यटक मसूरी जाएगा उसके लिए मसूरी जाने का रास्ता सुगम होगा। तो पहली बात तो देहरादून शहर के लोगों को ये सोचने वाली बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है मुख्य तौर पर मसूरी जाने वाले पर्यटक के लिए बन रहा है। पहली बात तो ये हो गई। और ये इस प्रोजेक्ट का जो आकार है ये आज की तारीख में 6,200 करोड़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए रिपीट कर दूं, 6,200 करोड़। क्या आपने इसके बारे में सुना हुआ था पहले? तो ये इस राज्य का संभवतः सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। आज जो 900 किलोमीटर की आपकी चारधाम ऑल वेदर हाईवे जो 12,000 करोड़ की बन रही है, उसकी लगभग आधी लागत इन 26 किलोमीटर में बननी है। 26 किलोमीटर में आज की तारीख में 6,200 करोड़ बोला जा रहा है। कल जब इसका कॉस्ट एस्केलेशन होगा तो ये बढ़कर के 8,000, 10,000, 12,000 करोड़ कितना पहुंच जाएगा किसी को नहीं पता है। तो अब ये तो एक सवाल ये उठता है कि भाई क्या आपको 10,000 करोड़ रुपया जो है वो 26 किलोमीटर के लिए लगाना चाहिए? अब वापस हम इस पर लौटते हैं, ये कहाँ से शुरू होगा? तो जब आप कारगी चौक, आपको पता ही है, कारगी चौक से बिंदाल वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू होगा और रिस्पना वाला एलिवेटेड कॉरिडोर रिस्पना नदी से चालू होगा। और ये दोनों के दोनों मोटा मोटा आकर के मैक्स अस्पताल के आसपास, मैं उसको बड़ा सरल तरीके से बता रहा हूँ, उस तरफ आकर के समाप्त हो जाएंगे। अब अगर इस पर्यटक को जो कि कार में आ रहे हैं, देखिए इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली बात तो ये भी हमें समझना होगा कि ये जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं ये सिर्फ कार चलाने वाले लोगों के लिए होते हैं। और ये देहरादून के लोगों को, अगर आप हमारे पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि देहरादून शहर में आपको क्या लगता है कि भैया कितने लोग गाड़ी चला रहे हैं। हर व्यक्ति कार नहीं चला रहा है। हम इस बात को लेकर के भ्रमित ना हो कि पूरा देहरादून शहर जो है कार चला रहा है। कार चलाने वालों की संख्या आज भी देश में जो है 10% से कम है। तो ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ये कार चलाने वाले व्यक्ति को ही प्रेरित करता है। तो एक तो खैर ये वाली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपका घर अगर रायपुर एरिया में है, क्योंकि ये जो आप खुद कल्पना करिए, आपके सामने देहरादून शहर का नक्शा है। भाई कोई भी शहर होता है तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। मसूरी आपका नॉर्थ है, तो आप अगर आप मेरे हाथ देखें, ये आपका कारगी और ये आपका हो गया, यहाँ से आप करके मैक्स तक आ गए। लेकिन जो शहर का इस हिस्सा यहाँ पर है और ये वाला हिस्सा है, उसको तो इस 10,000 करोड़ का कोई लाभ ही नहीं होना है। क्योंकि जो रायपुर साइड में रहता है, जो सहस्त्रधारा रोड पर रहता है, जिसको पलटन बाजार आना है, जिसको कोर्ट आना है, जिसको सचिवालय की तरफ आना है, जिसको शहर आना है, वो तो इसका उपयोग ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऊपर से जा रहा है। और इसी तरीके के साथ में शहर के जो प्रेम नगर, पंडितवाड़ी, सहसपुर, यहाँ से जो लोग इधर आ रहे हैं बल्लूपुर से, जिन्हें इस तरफ आना है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलना। तो लाभ मिल किसको रहा है? तो ये प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है? और उन नदियों को रिवाइटलाइज करने के बजाय जो है आप 10,000 करोड़ का एक और आकांक्षा बात जोड़ना चाहूंगा। ये भी मैंने एक पॉडकास्ट में पहले बात बोली हुई है और कई बातों को तो दोहराया जाना चाहिए। जिस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे,
तो उन्होंने रिस्पना टू ऋषिपर्णा नाम का एक प्रोजेक्ट जो था, उन्होंने उसकी एक बेहतर शुरुआत करी थी। उसमें उन्होंने देहरादून शहर के लोगों को, ये एक उदाहरण था यस यहाँ पर। और देखिए, मैं कोई ये नहीं है कि मैं त्रिवेंद्र रावत, मैं किसी गुट का नहीं हूँ। मैं एक बात बड़ी पुख्ता तौर से आपके इस पॉडकास्ट पे बोल दूं, ना मैं इस गुट का हूं, ना मैं उस गुट का हूं, ना मैं इस आइडियोलॉजी का हूं, ना मैं उस आइडियोलॉजी का हूं। मैं सिर्फ देहरादून का और उत्तराखंड का हूं। तो मैं एक अच्छा उदाहरण के साथ में बात कर रहा हूं, जहां पर उन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, पब्लिक ने आकर के पेड़ लगाए। अब ठीक है, वो आगे क्या बचे क्या नहीं बचे, लेकिन जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि इन नदियों को हमें रिवाइव करना है। तो एक ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री तो रिस्पना टू ऋषिपर्णा की बात करते हैं, और उसी पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री जो है वहां पर अब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये, इसको मैं इन बातों से जोड़ रहा हूं, मैं देखिए आपके सवालों को मैं से जोड़ रहा हूं कि जब तक देहरादून शहर के लोगों को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे शहर में 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, और लोगों को कंपेयर करना भी होगा, लोगों को हमें ये बताना बड़ा जरूरी होगा कि जो पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया वो लगभग 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो ये तो स्मार्ट सिटी की तुलना में 6 गुना 7 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। और जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये आज बनना शुरू होगा कल बनना शुरू हो जाएगा, तो ये 3 साल 4 साल 5 साल, जब ये 6 साल प्रोजेक्ट बनेगा, तो जो देहरादून शहर में जो त्राहिमाम इसके बनने से होना है, क्या दूनवासी इस त्राहिमाम के लिए तैयार हैं? कितना मलबा यहाँ पर आना है। और इस देहरादून शहर की अगर हम बात करें, ये सेस्मिक जोन 4 में आता है। हमारा राज्य आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। तो ऐसे करके बहुत सारे पहलू हैं। और एक मैं इसमें और बात बोल करके फिर मैं इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि फिर इसमें हम बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी रिस्पना बिंदाल को लेकर के। देखिए, अब आप कह रहे हैं भाई मेरे पास 10,000 करोड़ आ गया, तो आज अगर मेरी जेब में 10,000 करोड़ रुपया है, तो मैंने 10,000 करोड़ का तो इंतजाम करने की ठान ली है ना। तो उस 10,000 करोड़ से आज मैं अगर अपने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसको 10 गुना बढ़ा देता हूं, और शहर के सारे 100 वार्ड, यहाँ के जितने जो बगल के ग्रामीण इलाके जहाँ पर आप भी रहती हैं, और ये खाली यहाँ के नहीं, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, हम इस पूरे इलाके को, हरिद्वार, रुड़की, हम अगर इसको एक पूरे एक वृहद स्वरूप में देखते हैं, विकास नगर, और इस पूरे इलाके, आप उसको जो भी नाम दें नाम ना दें, तो 10,000 करोड़ रुपए में तो आप इस पूरे इलाके को ही चाक चौबंद कर सकते हैं। अपने काया पलट, आपने बड़ा प्यारा शब्द यूज किया, मिशन काया पलट। तो ये जो है, ये जिसको हम ऑल्टरनेट पिक्चर कहते हैं, ये देहरादून शहर के लोगों को निर्णय लेना है कि क्या आपको 10,000 करोड़ रुपया उस 26 किलोमीटर पे चाहिए, या आपको ये 10,000 करोड़ रुपया इस मिशन काया पलट के लिए चाहिए, जहां पर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम वॉकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पर हम एक ऐसे शहरों की कल्पना कर रहे हैं जहां पर एयर पोल्यूशन कम है, जहां पर हम साइकिलिंग की सुविधा देने की बात कर रहे हैं, जहां पर हम अपने फुटपाथ को, वॉकेबिलिटी को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो आपको कैसा शहर चाहिए, इसका निर्णय कौन लेगा? क्या इसका निर्णय सिर्फ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और चंद अधिकारियों को लेना चाहिए, या इसका निर्णय जो इस पूरे इलाके के 15, 20, 25, 30 लाख लोग हैं उन्हें निर्णय लेना चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल जो है आज हम आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उठा रहे हैं। ब्यूटीफुल। ठीक लगा? आपने पहली बार ब्यूटीफुल बोला। मतलब मैं ये सोच रही हूँ इसकी जरूर रील बना देना जहां पर आपने ब्यूटीफुल बोला है। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये रील ब्यूटीफुल लगी। मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, क्योंकि मुझे अब ये 6,200 करोड़ की जो बात है, मुझे लग रही है कि यार ठीक है, हो रहा है कुछ। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आप सोचिए कि जो वैसे जगहों पे लोग रहते हैं जिनको अगर आप उनको बता भी दोगे तो उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने ब्यूटीफुली उस चीज को एक्सप्लेन किया। क्यों लगा आपको ब्यूटीफुल? सॉरी है ना। हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या जो मिशन काया पलट आपने समझाया। मैं चाहती हूँ मिशन काया पलट तो आपका नाम है, लेकिन देखिए हमने ऑल्टरनेट पिक्चर में 2 तस्वीरें हैं। आप जरूरत क्या है, जिन चीजों की जरूरत है वो करिए ना, जिस चीज की जरूरत नहीं है और उसको बिल्कुल गर्त में डाल रहे हैं आप, उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी पॉलिसीज लाके, उल्टी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर लाके ये करेंगे वो करेंगे। एनीवे, मैं सर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम लोग,
अब मैं जैसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, सपोजिटली मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जब हम एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब मैं मॉल ऑफ देहरादून जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरी सिटी में ऐसा एक मॉल खुला है जो दिल्ली में देखने के लिए मिलता है जनरली, और यहाँ पे ऐसा नहीं है और बहुत ही सुंदर है, इतने ब्रांड्स आ चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम दूसरी वीडियो में देखते हैं कि कितने सैकड़ों पेड़ काटे गए उसको बनाने के लिए, तो क्या ऐसे सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि हमको ये चीज भी मिल जाए, वो चीज भी मिल जाए, या हमें दोनों में से एक चीज का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा? देखिए, जब डेवलपमेंट होगा तो उसका देखिए कहीं ना कहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना। तो वो तो खैर उसको तो ज़ीरो सम गेम जिसे कहते हैं, ज़ीरो सम गेम तो कहीं नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जैसे कोई बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो अब मैं बाद में आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेके, बट पहले इस बात को कंप्लीट करें। तो अब देखिए पेड़ कटने की बात होती है, तो अब जब पेड़ कटते हैं तो अब मैं सहस्त्रधारा रोड का एग्जांपल लूँ, भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करते हैं ना, 2000 पेड़ वहाँ कटे, अब वो आपने उस सड़क को चौपट कर दिया, आपने उसको नंगा कर दिया, और एक कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन बोल करके एक चीज़ होती है कि भाई आपने 2000 पेड़ काटे तो आप इतने पेड़ लगाएंगे, तो आपने बेसिकली उसको कॉम्पेंसेट करना है आपने कहीं ना कहीं। तो ये जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है ये बेसिकली एक फ्लॉप आइडिया है। और कभी आपका अगली बार गुजरना होगा जो राजीव गांधी अपना जो इंटरनेशनल स्टेडियम है रायपुर में, तो उसके पास में इन पुराने पेड़ों की उसे हम कब्रिस्तान बोल सकते हैं, क्योंकि सहजारा रोड से उठा करके आपने वहाँ पेड़ लगा दिए। तो ये देखिए सब खाना पूर्ति करने वाली बात है, तो कोई पेड़ बचा ही नहीं है। तो अब ठीक है भाई, ठीक है, अब आपने उस समय 2000 पेड़ काट दिए, आपने कहा भाई कथित तौर पर इसकी आवश्यकता थी, अब वो तो ये जो पूरे जो फ्लॉप, जैसे एक फिल्म होती है ना, एक बड़ी कोई बिग बजट फिल्म आती है, उसमें शाहरुख खान भी होता है, सलमान खान भी होता है, प्रीति जिंटा भी होती है, और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो ये सहस्त्रधारा रोड के 2000 पेड़ का कटान का और सड़क चौड़ीकरण को भी मैं वैसा ही एक मैसिव मेगा फ्लॉप बोलूँगा। भाई उसको बना करके क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो आपने सड़क चौड़ी कर रहे हैं उसको भी लोगों ने पार्किंग बना दिया, उस सड़क की खूबसूरती को आपने तहस नहस कर दिया। और एक आकांक्षा चीज़ होती है जिसे हम इंड्यूस्ड डिमांड कहते हैं, भले ही थोड़ा आपको थ्योरेटिकल साउंड करेगा। इंड्यूस्ड डिमांड का अर्थ ये होता है कि आपकी एक सड़क थी, इसको भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, अगर हम आड़त बाजार की बात करें देहरादून शहर में जी, उसे एक ट्रैफिक बॉटलनेक कहा जाता है। जी, तो अब उस पूरे बाजार को रिमूव किया जा रहा है, तो उसको वहां से उठा करके, इस समय मेरे को ख्याल नहीं आ रहा कि कितने करोड़ों का खर्चा है, उस बाजार को वहां से हटा करके कहीं और लाया जा रहा है और सड़क को चौड़ी करा जा रहा है। असल में हो क्या रहा है, उस सड़क चौड़ीकरण में आप सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं या जो लोग यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि फिर 3 साल के बाद में यहाँ पर यही हालत हो जानी है। तो जितना पैसा आप उस आड़त बाजार के चौड़ीकरण में खर्च कर रहे हैं, क्या उतना ही पैसा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सोचने की बात है, ये भी एक विचार है ना, कि क्या अगर उसी से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करते तो क्या एक पंथ दो काज हो जाते, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाता और हमारे पास इस समस्या का निराकरण भी हो जाता। क्योंकि आज जो लोग, देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि लोग अपनी कारों से जाना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आज 100 कारें गुजर रही हैं, अगर हम उन 100 कारों को 50 कार कर पाए तो वहां पर हम अपने लोड को कम कर रहे हैं। जी। तो मैं आपका जो मैं सॉरी इधर उधर के एग्जाम्पल्स के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन जो वापस अगर आपके जो आपके हम क्वेश्चन पे हमने जो सहजारा रोड के साथ में जो बात करी, तो यही है कि भाई आपको देखिए इसमें पब्लिक को, आपको उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो इसी तरीके के साथ में जो है मैं इस क्वेश्चन को इन ब्रीफ दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सर जब करोर्स एंड करोर्स की बात हो रही थी कि हम, हाँ सॉरी, आप एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की बात कर रही थी ना, अब बात हमारी ये हो रही थी। तो मेरा देखिए कहना ये है कि उसको हमें मिटिगेट कैसे करना। देखिए डैमेज तो होगा जी, उसको तो हमें स्वीकारना पड़ेगा कि डैमेज हो रहा है, तो लेकिन हम उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं हम उसे कैसे मिटिगेट कर पाते हैं। अब इसके भी हम कुछ बातें करते हैं ना, इसको भी लेके हम, क्योंकि देहरादून में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं ये सभी जगह एप्लीकेबल हैं। जी, अब जो दोस्त लोग जो देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि देहरादून शहर में 100 वार्ड आते हैं, 100 वार्ड हैं अगर हम अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री को देखें। अब आपके 100 वार्ड हो गए, अब आपने सैकड़ों पेड़ जो है मॉल देहरादून के लिए काट दिए, आपने दाएं बाएं के लिए काट दिए, इधर उधर के लिए आपने काट दिए।
आज हमारे पास अगर उन 100 वार्ड्स में कोई ऐसी व्यवस्था होती कि हमारे यहाँ पे वार्ड वाइज कमेटीज होती, और इसको मैं जो मैंने शुरू में कहा पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता, कि आज हमारे जो हमारे माननीय पार्षद हैं उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ वार्ड वाइज कमेटीज का गठन हुआ होता। इसको भी आप मुझे बताना कि ये क्या प्रैक्टिकल है, नहीं है। हर एक पार्षद के नीचे में अगर 100 लोगों की एक कोई फोर्स बन जाए तो एक झटके में 100 इंटू 100 10,000 लोगों की फोर्स बनती है। और अगर हम कोई कुछ इन पार्षदों को, देखिए पार्षदों को तो ये पूरी, देखिए ये भी काया पलट करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी बजट आ रहा है वो खाली खड़ंजे के लिए और कंक्रीट के लिए और सीमेंट के लिए आ रहा है। यार आप कुछ हरियाली का भी तो बजट दे सकते हो, आप पेड़ लगाने के लिए भी तो बजट दे सकते हो। तो क्या हमारे हर एक वार्ड में औसत अगर एक साल में 1,000 पेड़ भी लगते हैं तो 100 इंटू 1,000 कितना होता है? 1 लाख पेड़ एक पूरे शहर में एक साल में आपके लगते हैं। अगर आपका 70% भी सर्वाइवल रेट होता है, वन विभाग वगैरह में तो वास्तविकता 25-20% होता होगा, लेकिन अगर आप उसको खाली ना लगाएं, आप उसकी अगर देखरेख भी करें तो इस देहरादून शहर में आप 70,000 नहीं तो 50-60,000 पेड़ लगा सकते हैं। 5 सालों में आप 2.5 लाख पेड़ यहाँ लगा सकते हैं ना। तो इतने ज्यादा पेड़ लगाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन अगर इसके लिए कोई दृढ़ संकल्पित हो। और ये देखिए मैथ्स ऐसी नहीं है, जो हमारे बिल्कुल शहर के वार्ड हैं जहां पर जमीन नहीं होगी, लेकिन जो हमारे आउटर के वार्ड हैं तो वहां पर हम ज्यादा लगा सकते हैं। हमारा कम से कम एक लक्ष्य होना चाहिए कि यार हमें अपने शहर में, लेकिन अब इस टाइप की बात ना तो देखिए हमारे मेयर करते हैं, ना हमारी कमिश्नर करती हैं, ना हमारे नगर निगम में ऐसी बातें होती हैं, ना हमारे सचिव महोदय कर रहे हैं, ना हमारा अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। हमारे यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री तो पहले से पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, उनके बारे में तो क्या हमने टीका टिप्पणी करनी, और मुख्यमंत्री जी भी तो बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि इस शहर का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इस प्रश्न को भी मैं कई बार उठाता हूं कि इस शहर का, ये तो देखिए बिल्कुल बेलगाम, बेसहारा, निरंकुश हो चुका है, जैसे एक अनाथ बच्चे की तरह है। इस शहर की कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आप ही मुझे बताइए, और आपको मेरे शब्दों में पीड़ा का एहसास हो रहा होगा, आप मुझे बताइए कि इस शहर का कौन देख रेख करने वाला है? कौन इस शहर की? राज्य का तो एक क्लियर होता है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। शहर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है? इस शहर में 5 आपके विधायक आते हैं, एक आपका मेयर आता है, आपका डीएम आते हैं, आपके सीडीओ आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आते हैं। तो इतनी सारी संस्थाओं में और इतने सारे नेताओं के बीच में ये एक अधर में झूलता हुआ एक ऐसा शहर जो कि बर्बाद हो चुका है, और आगे और बर्बादी की जो दिशा में आगे की तरफ है वो अग्रसर है। सर इनका वो हाल है कि सैकड़ों पेड़ काटेंगे और फिर एक पेड़ माँ के नाम पे लगाएंगे। वो भी देखिए वो भी मेरे को ना बड़ा डिस्टर्ब करता है। वो भी देखिए एक ना व्हाट टू से, इट्स मतलब कितना दुर्भाग्य है भाई, आपने इतना व्यापक स्तर पर आप ट्री कटिंग कर रहे हैं। और देखिए वही जो हमने एक दिल्ली के उदाहरण की बात करी थी कि इट इज शेमलेस, और आप एक पौधे को आप 10 लोग लगा करके आप फिर अपनी एक फोटो भी खिंचवा रहे हैं। फोटो ऑप है वो पूरा। तो वो और ऐसा नहीं है, देखिए लोगों को पता है कि वो फोटो ऑप है, तो वो सब ठीक है, पॉलिटिकल गिमिक है। मैं एक और बात कहता हूँ आकांक्षा, आप कर लीजिए। देखिए नेतागिरी में सब साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो उसकी भी ठीक है, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, इमेज मैनेजमेंट है, आप कर लीजिए। लेकिन यार कहीं तो कहते हैं ना, आटे में नमक डलना चाहिए, नमक के अंदर आटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राजनीति ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, उसको करने दीजिए। एक पेड़ माँ के नाम पर भी लगाओ, लेकिन शहर के नाम पर भी तो 1000 पेड़ लगाने की परिकल्पना कर लो ना। तो ये आप खाली एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यापक शहर के हित पर क्या होना चाहिए उसको लेकर के जो है आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये दुखदाई है। सर जैसे आपने बोला ना कि देहरादून ऐसा शहर है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इस समय ऐसा हो रखा है। जब हम यहाँ पे जवाबदेही की बात करते हैं तो हमारे मेयर के तो मतलब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उनकी, जिसमें वो सिर्फ बैठे हुए थे, ज्यादा कुछ वो बोले नहीं। उनके पार्टी के कोई और बोलते जा रहे थे जब ये पेपर लीक वाला इशू हुआ था। तो जब रिपोर्टर ने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने बोला, देखिए मुझे इस बात की तो जानकारी नहीं है। अगर मैं वहां पे रिपोर्टर बन के जाती तो मैं जरूर पूछती कि तुम्हारी जवाबदेही, अगर तुमको जानकारी नहीं है तो तुम खाक छानने आए हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक तो ये, दूसरा जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं कि हमको सिर्फ एक वोट की तरह एक टूल समझ रहे हैं और तो कुछ समझ नहीं रहे हैं, और जब खुद ने ही सब कुछ करना है तो फिर जवाबदेही भी दो ना। तुमने एक तो जो हमारा सर विधानसभा का सत्र है, वो आप ही की मैंने एक वीडियो में देखा था कि
31 उसमें से हमारा जो पिछले ही पायदान पे है 27 या 28वें नंबर पे 12 दिन आपका सत्र चल रहा है, उसमें भी आपने एक मंडे निश्चित किया हुआ है कि मंडे को आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, वो मंडे कभी आता नहीं है। तो ये क्या बकवास क्या चल रहा है सर हमारे प्रदेश में? क्या मजाक समझा हुआ है क्या इन लोगों ने? मतलब हो क्या रहा है ये? देखिए, ये हमारी लेजिस्लेटिव गवर्नेंस को लेकर के ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि हमारी विधानसभा देश के कितने कम दिन चलती है। और मुझे इस बात की थोड़ी सी संतुष्टि है कि इस बारी जो विशेष अभी जो सत्र पहले 2 दिन का था, 3 दिन का हुआ, ये जो 9 नवंबर के उपलक्ष्य में, तो उस समय हमने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और मैं आभारी हूँ। हमारे देश की एक बड़ी नामचीन संस्था है PRS लेजिस्लेटिव, जो कि इन विषयों पर काम करती है। तो हमने उन्हीं की जो डेटाबेस रिपोर्ट्स हैं उसी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करी थी, और उसका जो मोटा उसका जो टेक अवे है उस रिपोर्ट का, वो यही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य की विधानसभा बहुत कम काम करती है। इसमें भी आकांक्षा मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, उदाहरण के तौर पर क्या होता है कि आप अगर अपने संवाद में, अपने कम्युनिकेशन में, आप इतने पॉडकास्ट करती हैं, सपोज आप ये बोले कि भाई कोविड में उत्तराखंड में 1000 लोग मर गए, ठीक है, या हमारी विधानसभा सिर्फ 10 दिन चली, तो आपने बोला और सुनने वाले ने 10 दिन सुना, तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 दिन चली, 5 दिन चली, 20 दिन चली। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं और देश के 31 राज्यों में कंपेयर करके ये कहते हैं कि पूरे देश में कोविड में सबसे ज्यादा मौत उत्तराखंड राज्य में हुई, तो उस समय सुनने वाले का जो है माथा ठनकता है। और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। उस समय कोविड के दौर में हमने कई ऐसे रिपोर्ट्स हम निकालते थे जहां पर पंजाब और उत्तराखंड का जो डेथ रेट था वो अमंग्स द हाईएस्ट था, इनफैक्ट हाईएस्ट था अक्रॉस द कंट्री। और ऐसे ही करके जो हम विधानसभा की वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली सवाल यह है कि हमारे प्रदेश की विधानसभा 3 साल में 365 दिन होते हैं, वो कितने दिन विधानसभा चलती है। तो ये जो हमने रिपोर्ट जारी करी थी उसमें देश के जो 31 राज्य, उसमें एक जो सूची में कि हमारी विधानसभा कितने दिन चली और उसमें कितने घंटे काम किया, तो 2024 का जो पूरा आंकड़ा है उसमें उदाहरण के तौर पर हमारी विधानसभा ने मात्र 60 घंटे काम किया और हमारे पड़ोसी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ने 125 घंटे काम किया। बताओ। तो अब भाई ऐसा क्या है कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जो विधायक हैं वो तो 125 घंटे काम कर रहे हैं और हमारे वाले कर क्या रहे हैं? तो हमारे वाले कर क्या रहे हैं, अब ये सवाल ही उठता है। ऐसे करके मैं अगर अपने कुछ रिपोर्ट्स को देखूं इसमें, तो जो 31, तो पूरे देश का, क्योंकि देखिए डेटा को तो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो देश के जो 31 जो तमाम जहाँ के हमारे पास जानकारी थी रिपोर्ट में, उन्होंने एवरेज 2024 में 20 दिन काम किया। उत्तराखंड ने 10 डेज काम किया। तो जो नेशनल एवरेज है 20, औसत 20 है। इसका ये अर्थ हुआ कि कई राज्यों ने तो 30-30, 40-40 दिन भी काम किया। ये तो 20 तो औसत है, और हमारा राज्य जो फिसड्डी है उसने 10 दिन काम किया। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ के 70 विधायकों से जो है सवाल नहीं पूछने चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप वाई आर यू, मतलब आप क्यों बिल्कुल नीचे हो और फिर आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो इसका क्या आपका एक्सप्लेनेशन है? 60 घंटे, और इसकी हमने बात करी। इसी के साथ में 2023 में तो हमारा प्रदर्शन और भी खराब रहा था और हम लोगों का सत्र सिर्फ 7 दिन चला था, मात्र 7 दिन 2023 में, और 28 राज्यों की सूची में हमारा 28वां नंबर था। हम लास्ट थे, हम फिसड्डी थे। तो अब ये ये तो अभी इससे आगे क्या बोले, क्योंकि ये तो आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं और ये तो फैक्ट है। भैया तो आप इसको डिस्प्यूट कर दीजिए, या तो आप कह दीजिए कि भाई अनूप आप गलत बोल रहे हैं, PRS का डेटा गलत है, तो आप बता दीजिए कि भाई हमने 7 दिन नहीं, हमने तो 27 दिन काम किया है। तो कोई जवाब दिया नहीं जाता है, बल्कि मैं सॉरी फिर थोड़ा सा डिविएट होकर के आपको एक और बात बोल दूं। जो सिटीजन वॉइसेस हैं, असल में आकांक्षा, ये जो स्पेस है ना सिटीजन वॉइसेस का, या सिविल सोसाइटी का, सिटीजन वॉइसेस का, सोशल वॉइसेस का, देखिए इन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। और असल में होता क्या है कि जब बीजेपी राज करती है तो वो सिर्फ कांग्रेस की बातों का जवाब देती है, और जब कांग्रेस राज करती है, तो खैर वो तो बेचारे 10 साल से यहाँ पर नहीं है, तो वो हमेशा खाली बीजेपी के ही स्टेटमेंट्स को काउंटर करती है। तो जो समाज है भाई, हर व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल, यस, हर व्यक्ति किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। 99%, 98% जो भी होगा
हम लोग तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, Correct. तो हमारी भी तो कंसर्न्स हैं, नागरिकों की भी तो कंसर्न है, कहीं ना कहीं उसे भी तो एड्रेस किया जाना चाहिए। तो उन आवाज़ों को कंप्लीटली जो है दरकिनार किया जाता है, उन्हें हाशिए पर रख दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से कम ये एक गलत परंपरा है। लोगों की जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसे सुना जाना चाहिए, बिल्कुल। जो जेन्युइन कंसर्न्स है उन्हें सुना जाना चाहिए, उस पर काम भी जो है अवश्य होना चाहिए। जी। सर, करना तो मुझे बहुत सारी बातें थी आपसे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट भी है ही आज। तो वेरी क्विकली एक रैपिड फायर कर लेते हैं। सर, उत्तराखंड इन वन वर्ड। ब्यूटीफुल। One problem we must fix first. Climate change and disaster management. One policy you would sign on day one if you were CM. Citizen engagement. Dehradun 2000 versus Dehradun 2025. Better or worse? Without a doubt, worst. Definitely worst. It was very brave. Do you think Uttarakhand is being over-marketed or under-managed? Both. इसमें मैं आपको वैसे रैपिड फायर चल रहा है, मैं अपनी एक और एलर्जी आपको बता दूं। Yeah, sure. मुझे बहुत एलर्जीज हैं, और एक मेरी एलर्जी है ये जो बोला जाता है बच्चों की तरह कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, 4 धाम में 50 लाख आ गए, 48 लाख आ गए। मेरे हिसाब से ये जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन अगर कोई होगा, तो मैच्योर पॉलिटिशियन इस तरीके की हल्की बात नहीं करेगा। इसे रिकॉर्ड के तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बहुत सारे गलत जो है खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है। Yes. One thing our youth urgently needs to change. हैबिट्स। Like? वैसे तो रैपिड फायर है, बट हैबिट्स में ये है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा और एंगेजमेंट हो, सोशल इश्यूज Yes. को लेकर के इस तरीके का हो। more dangerous, corruption or incompetence? करप्शन। If Uttarakhand I change my answer. Incompetence. Okay. If Uttarakhand had a reset button, किस चीज को रीसेट करना चाहेंगे सबसे पहले? यहाँ के जो द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ उत्तराखंड, जो इसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसे बटन रीसेट करके सेट करने की आवश्यकता है। One district that inspires you the most? ऑफ लेट उत्तरकाशी। Okay. One district that worries you the most? Again, देहरादून में रहता हूँ, इसलिए देहरादून। tourism, boon या burden? मिक्सचर ऑफ बोथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है, correct. लेकिन उसको सस्टेनेबल कैसे बनाए, ये सवाल है। One habit every Uttarakhandi must adopt from tomorrow? Being gentle towards everything around us. A scene from Uttarakhand that still hurts you? धराली। Dharali. One thing the youth is silently suffering from? करियर प्रेशर्स, ये तो खैर हमेशा ही रहे हैं, बट Okay. Ghost villages, sadness, anger या guilt? मोर सैडनेस। One truth about Devbhoomi that keeps you awake at night? It's rapid, or it's descent into an abyss which is never ending. A hope you hold on to even on the toughest days? I think people power. One thing Uttarakhand must not lose no matter what? Inherent mental ability that we can change, we can make things better. One promise you wish the state actually kept? Pro-people governance. Thank you, sir. That hit hard. To sum it up, आपने एक पॉडकास्ट में लोकेश ओरी सर से एक सवाल पूछा था कि कभी कोई चमत्कार हो जाए और धामी जी आपको ब्रेकफास्ट पे बुला लें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो अगर ऐसा आपके साथ हो जाए और आपको वो ब्रेकफास्ट पे बुला लें, तो आप उनको से क्या कहेंगे? ये मत कहना कि ऐसा होगा नहीं। हम धामी जी को क्या कहेंगे? धामी जी को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप एक काम कर दीजिए, खाली
क्योंकि ऐसे तो देखिए बड़ी लंबी फेहरिस्त है ना। अब मेरे सपोज जैसे आप कहते हैं थॉट्स आइडियाज़, हो सकता है मेरे पास दिमाग में 20 चीज़ें हों, आपके पास 20 चीज़ें हों। इस राज्य के में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति के पास भी कम से कम अगर एक एक आइडिया भी है तो 1.25 करोड़ आइडियाज़ हो गए। Yes. मुझे लगता है कि हमारे को उतना कुछ दिखाने को नहीं है। हम अपने पूरे राज्य में या पूरे अपने जिलों में या अपने शहरों में कोई एक सिग्नेचर चीज नहीं दिखा पा रहे। अब जो प्रकृति ने आपको दे दिया वो दे दिया ना, वो आपकी मेहनत नहीं है ना। Yes. वो तो जो ऊपर वाले ने कुदरत की देन है, और उसको भी हम लोग खराब करने पे तुले हुए हैं। उसको हम कोई संरक्षित तो कर नहीं पा रहे। अब आप केदारनाथ जी में या बद्रीनाथ जी में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप तो उसको तो आप सीमेंट से उसको कर रहे हैं ना जी। तो अब मैं तो इस पृष्ठभूमि के साथ में मैं अगर बोलूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप देहरादून को एक उदाहरण के तौर पर भी, अभी आज की तारीख में जो भी है असली नकली आपकी राजधानी है, आप ये संकल्प ले लीजिए कि इसको देश के टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज में से एक बनाना है। आकांक्षा, हम ना ये रियलाइज नहीं करते कि वन गुड डीड, सिर्फ आप एक अच्छा काम कर लीजिए, एक अच्छा काम करने के उसके कितने बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बात ये नहीं है कि आपको अपने शहर को साफ करना है, लेकिन उसके जो ऑफशूट्स होते हैं, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जिस तरीके के साथ में अब वो बड़ा क्लीशेड है जो इंदौर का चमत्कार हुआ है, अब मैं देखिए आपके साथ में एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूं जो कि डुएबल है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसे आप नहीं कर सकते। कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है यार ये वाला काम करना कि आप अगर ये बोलेंगे यार अगले 5 साल में मुझे इसको अगले टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया बनाना है, नंबर 1, या आप ये बोलें कि मुझे इसे ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाना है देहरादून को, या मुझे इसे क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट सिटी बनाना है। भाई शहरों के भी तो एक उसका एक नाम होता है ना भाई। आप कुछ ऐसा करके जाइए, पर कभी ना कभी तो, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री अभी जिनका नाम लिया आज की तारीख में धामी जी मुख्यमंत्री हैं, सदैव तो कोई भी नहीं रहता मुख्यमंत्री, है ना। तो आप चाहेंगे कि भाई लोग आपके कार्यकाल को याद करें और बड़ी इसको ईमानदारी के साथ बात की जाए। आज उत्तराखंड के जो 10-11 मुख्यमंत्री हैं, देखिए 2 ही मुख्यमंत्रियों को याद किया जाता है जी, एक एनडी तिवारी जी हैं और एक बीसी खंडूड़ी जी, है ना। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इन्हीं दोनों लोगों का नाम आता है। और मेरी जो उत्तराखंड के जो हाल के मुख्यमंत्री बने, मेरी इनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि आप इनके रोज के कार्यक्रम देखिए, ये रोज 10-10 कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कि 5 साल अगर ये मुख्यमंत्री रहे, सपोज ये 2 साल रहे, 3 साल रहे, 3 साल में 1000 दिन होते हैं, तो 1000 × 10 इन्होंने ऐसा मतलब हुआ 10,000 कार्यक्रम कर दिए। लेकिन 3 साल के बाद जब ये हटे तो पब्लिक को इनकी एक भी करीबी चीज याद नहीं रहती, याद नहीं है, करेक्ट, क्योंकि कुछ करा ही नहीं ना। yes. आपने 10,000 कार्यक्रम कर लिए लेकिन आपने कुछ करा ही नहीं। तो कम से कम धामी जी के सामने, अब खैर उनके 4 साल निकल गए, अब ये तो खैर वो तो वक्त बताएगा, है ना, कि वो क्या होता है। लेकिन आज अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट पकड़ लीजिए अपना, क्योंकि आज कोई सिग्नेचर प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप अगर जिस शहर में आप रहते हैं, आप इसे कहिए कि भाई मैं इसको क्लीनेस्ट सिटी, नेक्स्ट 5 years दिस विल बिकम अमंग्स द टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। और आप फिर उसकी अपना तन मन धन और पब्लिक को आप उस पूरे मिशन में झोंक दीजिए। आप अपने सबसे जबरदस्त, अपने सबसे कर्मठ ऑफिसर को, IAS हो, आप उसे 5 साल के लिए आप कह दीजिए कि भैया अब आपने यही काम करना है। देखिए मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश का है, उसके 100% तो देखिए दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। और जब आप 125-150 करोड़ लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो 100% कोई चीज नहीं होती है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के हमें हमें अच्छे परिणाम देखने को उसके आए हैं जी। तो भले ही हमें वो अपने शहरों की, उत्तराखंड में साफ सफाई में देखने को ना मिलती हो, लेकिन जो खुले में जो शौच की जो समस्या थी उसमें देश ने काफी हद तक अंकुश पाया है। तो इन उदाहरणों को मैं लेते हुए, जो आपका सवाल था कि अगर मुझे नाश्ते पर बुलाया जाता है, मैं तो उन्हें यही कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप एक चीज काम करिए ताकि लोग जो है, और कम से कम राज्य, और फिर ये मॉडल बनेगा, ये देश के लिए मॉडल, राज्य के लिए मॉडल बनेगा। तो ये एक केजरीवाल को कितनी भी गाली बक दें ये लोग, लेकिन उन्होंने दिया है ऐसा। देखिए अब केजरीवाल बुरी तरीके के साथ में जो है चुनाव हार गए, ठीक है, लेकिन
अब वो उन्होंने करा क्या नहीं करा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो उनके साथ में केजरीवाल की सरकार के साथ में एक स्टिकी मैसेज होता है, ये जुड़ गया कि भाई केजरीवाल ने बिजली और स्वास्थ्य को लेकर काम करा, है ना। अब वो उनकी वास्तविकता क्या है, मैं तो खैर दिल्ली रहता नहीं हूँ, ना मैंने जाकर के देखे, लेकिन देहरादून में भी रहते हुए मेरे जहन में एक ये बात वहां पर आकर के टिक गई। इसी तरीके के साथ में नवीन पटनायक, और देखिए अक्रॉस पार्टी लाइंस है, ऐसा नहीं है भाई, बीजेपी के भी बहुत सारे बड़े शानदार मुख्यमंत्री बहुत अच्छे, यस है ना, जिन्होंने काम किया। अब जैसे योगी जी को लेकर के एक परसेप्शन ये है कि भाई उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दिया है वहां पर, तो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोई ना कोई स्टिकी मैसेज है। हमारे मुख्यमंत्री के साथ में कोई भी ऐसा स्टिकी मैसेज नहीं जाता है कि 4 साल, अब आप 5 साल आप मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन आपके 5 साल में कौन सा आप ऐसा एक काम करके चले गए। अब अगर आप यूसीसी की बात करेंगे या धर्मांतरण कानून की बात करेंगे या एंटी कॉपिंग की बात करेंगे, तो कोई ये व्यापक स्तर पर जो है ये पब्लिक को जोड़ने वाले ये कोई कानून ऐसा नहीं है कि इससे जमीनी स्तर पर जो है लोगों को कहीं पर उनकी जिंदगी बेहतर हुई हो, तो कोई ऐसी चीज हो जिससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी हो, उसी को मैं एक बड़ा बदलाव मानूंगा। जी सर, स्टिकी मैसेज जाता है एक, बट वो मैं कैमरे में नहीं बोल सकती, वो जरूर जाएगा जब, क्योंकि अब मैं तो करेज के साथ बोल ही देती हूँ। उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा और वो सबको पता है कि किस चीज के लिए होगा। आज भले ही लोग ना बोले, लेकिन जब वो आपने जैसे बोला, हमेशा हर कोई नहीं रहता, तो अंग्रेजों को भी यही लगता था कि वो कभी नहीं जाएंगे, पर गए तो वो भी। तो ऐसे ही जब जाएंगे तो जो आज हो रही है सर चीजें, वो 10 साल बाद पता चलेंगी हमें कि एक्चुअली हम क्या नहीं, हमने ना ये बड़ा मतलब आप इतना कुछ कर सकते हैं, करेक्ट, आपके पास में सारे संसाधन हैं, तो एंड लाइक यू सेड इन योर प्रीवियस पॉडकास्ट कि अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपके हाथ में है। बल्कि देखिए जो कम से कम जो बचा हुआ है, देखिए बहुत कुछ बचा हुआ है, तो उसको जो बचा हुआ है उसको संरक्षित करने की पूरी कम से कम कोशिश होनी चाहिए। लेकिन देखिए इन सब चीजों के लिए क्या है ना, देखिए मूल में ईमानदारी चाहिए। और मैं फिर से वही वाली बात कहता हूँ कि देखिए राजनीति करनी है तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है, पैसे का भी खेल होता है, पैसे के बिना राजनीति नहीं होती है, और तमाम किस्म की चीजें जरूरी हैं। लेकिन उसके साथ में भी जो है आपका जो पूरा फोकस, अगर देखिए ये शराब और खनन और इन्हीं चीज़ों में अगर आपका पूरा, तो इतिहास भी जो है फिर आपको उसी चश्मे से शराब और खनन और तमाम उन चीज़ों के लिए फिर याद रखता है। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस राज्य को एक दिशा देने की, तो लेकिन अगर वो आप उसको, एक अंग्रेजी का एक शब्द है ना, फ्रिटर अवे कर देते हैं, आप उसको लूज कर देते हैं, तो इतिहास के पन्नों में, और इतिहास के पन्ने तो चलिए खैर एक चीज हो गई, वो थोड़ा फिर हम फिलोसॉफिकल हो जाएंगे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी को हम बेहतर कैसे बना सके, इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। आकांक्षा में समय तो बड़ा हो गया है। देखिए चुनावी हार जीत तो अपनी जगह होती रहती है, और ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि बीजेपी आज एक बड़ी मजबूत पार्टी है। बिल्कुल। और भाई इट इज मोर पावरफुल देन वी कैन थिंक। बीजेपी में है ना, उसमें तमाम आप उसकी आप बीजेपी के कोई आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो भाई बीजेपी की आपको उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो उसकी पार्टी का अनुशासन है, जो उसका जो पूरा तंत्र है, तो जिस तरीके के साथ में पार्टी के पास में सारे के सारे हथियार, एक चुनावी हथियार है उनके पास में A to Z, तो वो उससे लड़ने के लिए, है ना, तो वो, तो मेरा कहने का आशय ये था कि सिर्फ चुनाव जीतना और सरकार बनाना ही एक लीडर का ध्येय नहीं होना चाहिए। अपने लोगों की, ये तो आपके बच्चे हैं, ये जी, है ना, आपके बच्चे हैं, आप इनके अभिभावक हैं। सर एक सर मैं इंटरप्ट करूंगी आपको। आपने बोला आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है अगर कोई सोचे तो, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। मैं साफ सीधे तौर पे ये बोलती हूँ कि जब जिनके बच्चे खुद से दून स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो बेरोजगार बच्चों की पेपर लीक के उसको कैसे समझेंगे, उनको नकल जिहादी, अर्बन नक्सल ये सब बोल के, तो उसके लिए सर सोचना पड़ता है, उसके लिए आपको दूसरे को अपना मानना पड़ता है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानते। पर आकांक्षा, इसमें मेरा व्यू अलग है। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे दून स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा ही सोचेंगे। दून यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे संवेदनशील लोग पढ़ते हैं। मैं कोई, देखो दून स्कूल को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ना मैं दून स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी समाज में सभी किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि ये अर्बन नक्सल और इस किस्म का संवाद करना इस देवभूमि की जो संस्कृति रही है उसके ये अनुरूप नहीं है। इस किस्म की कम से कम मेरी नज़रों में, ये मैंने ओछे शब्द कहूँगा, इस निम्न किस्म की भाषा जो है
उसे किसी भी नेता को जी अपने प्रदेश के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब चुनावी समय होता है तो उस समय लोगों की ज़बान फिसल जाती है, वैसे तो कायदे से नहीं फिसलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो है पब्लिक कम से कम उन्हें एक अलाउंस दे देती है कि भाई चुनावी एक फिज़ा थी, उस समय आप उल्टा सीधा बोल गए। अभी तो चुनाव भाई 15, 16, 17 महीने दूर है, तो यस इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर करके जो है आप खुद अपनी छीछा निधर कर रहे हैं, आप अपने गरिमामय पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। तो इस किस्म के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जी ऑन दैट नोट वी रैप अप दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद डियर अनूप सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं पहली बार बात कर रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा बात करनी थी और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। टेक्निकल फॉल्ट ग्लिच भी है, उसके बाद अरे नहीं, आपने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा पॉडकास्ट करूँगी, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर। एंड आई ऑल्सो होप दैट जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं शायद उन्होंने इसको एंजॉय किया होगा। तो प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।